नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में 2 दिवसीय धरने की शुरुआत कर दी है। बंगाल के सीएम ने 100 दिन के काम योजना और बाकी सभी योजनाओं की राशि जारी नहीं करने के चलते केंद्र के खिलाफ धरने का आगाज दिया है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वे 2 दिवसीय धरने पर बैठ गई हैं। तो वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सबसे बड़ी गलती का भी जिक्र किया था। ये गलती मोदी सरकार से जुड़ी हुई है। दरअसल इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए केंद्र सरकार को समर्थन देना तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल हुगली जिले के सिंगूर में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उद्घाटन करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य के हिस्से को जारी किए गए बिना राज्य में सारा पैसा ले रही है, जहां जीएसटी लागू करने में केंद्र सरकार का समर्थन करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि हमने सोचा था कि इससे राज्य को फायदा होगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने मनरेगा में लेकर पीएमएवाई तक कई सेंट्रल फंडेड योजनाओं के तहत फंड जारी करना बंद कर दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य को फंड न देने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जीएसटी का समर्थन करना तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां सीएम फ्लाइंग दस्ते ने आरटीओ ऑफिस में रेड की है। हरियाणा के रेवाड़ी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जिला परिवहन प्राधिकरण आरटीओ कार्यालय में रेड की। इस दौरान वहां मौजूद 32 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। बता दें कि सीएम फ्लाइंग दस्ते की अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद आरटीओ विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं सीएम फ्लाइंग दस्ते ने गैर हाजिर मिले कर्मचारी को रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया। इसके बाद अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सीएम फ्लाइंग को पिछले कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि आरटीओ कार्यालय में कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते। इसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बुधवार की सुबह दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बेनीपुर चौक पर बनाए गए आरटीओ ऑफिस में रेड की, जहां सीएम फ्लाइंग के दस्ते ने ऑफिस में रखा गया हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो उनमें से 32 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी। जी आरटीए विभाग पे तो 32 टोटल कर्मचारी हैं वहाँ, जिसमें से 8 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया गया है। तो पूरी रिपोर्ट फॉर्मल रिपोर्ट बना ली गई है और 8 की जो लिस्ट है वो ऊपर उच्च अधिकारियों को भेजी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की, जहां दुकानदारों के अतिक्रमण को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नवरात्रि के त्यौहार और रामनवमी को लेकर मार्केट में भीड़ नजर आ रही है। बल्लभगढ़ मार्केट में दुकानदारों का अतिक्रमण होने से ट्रैफिक जाम की समस्याएं होने लगी हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों का कहना है कि जाम की समस्या से निजात दिलाने में नगर निगम की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस समस्या से निजात के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और बड़े वाहनों को मार्केट में आने से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मैं अभी यहाँ 15 दिन से पुलिस चौकी इंचार्ज हूँ। मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ के आरडब्ल्यूए सभी बार एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद जो व्यापार मंडल वाले हैं उन्होंने हमारे को पहले तो खूब अच्छी तरीके से कोऑपरेशन किया है कि भी जो इनकी बाहर की जो लगी हुई होती है उनको इन्होंने काफ़ी हद तक अंदर किया है। हमारे यहाँ पर करीब संडे को ज़्यादातर भीड़ भाड़ रहती है और तो रूटीन से बाज़ार चलता है। यातायात सुविधा के लिए अम्बेडकर चौक पर हमने डाइवर्शन करा रखा है ताकि जाम स्टैंड ना करे, थोड़ा आगे चल के कट बना रखे, वहाँ से आराम से गाड़ियाँ निकल जाती हैं। उसके अलावा कॉलेज जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, वुमेंस कॉलेज हैं, हमारे पास अग्रवाल कॉलेज हैं, यहाँ पर मैंने अपनी एक दुर्गा शक्ति और वो दूसरी टीम लगा रखी है। पेट्रोलिंग के लिए मैं खुद भी और मेरी गाड़ी लगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहाँ 3 दिवसीय
हास्य नाटक कार्यक्रम का समापन हुआ। हरियाणा कला परिषद और शहर की सांस्कृतिक संस्था भरत मुनि कला केंद्र की तरफ से रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन के ओपन थिएटर में चल रहे 3 दिवसीय हास्य नाटक उत्सव का समापन हो गया है। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग मुख्य अतिथि, जबकि कला परिषद के अध्यक्ष अनिल कौशिक बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां नाटक उत्सव के तीसरे दिन नुपुर खैर और मदन डागर की टीम ने मैं ऐसा हूं शीर्षक नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों को तालियां बटोरने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान संस्थान के पदाधिकारी हिमानी ने बताया कि विनोद शर्मा रंजन की तरफ से लिखित और मदन डागर की तरफ से निर्देशित नाटक का देश में व्यापक भ्रष्टाचार पर करारा तमाचा दिखाया गया है। नाटक के माध्यम से रंगमंच का महत्व और रंगकर्मी के लिए उनके जीवन को प्रस्तुत किया गया है। दरअसल नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक आदमी की साइकिल चोरी हो जाती है, तब पुलिस स्टेशन में वो युवक उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाता है। अब पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखने की बजाय उससे बेवजह के सवाल पूछती है और पुलिस साइकिल को मिलने के बाद भी कई दिनों तक उस आदमी को नहीं सौंपती, जिसके बाद सरकारी कागजी कार्रवाई का हवाला देकर लगातार युवक से थाने के चक्कर लगवाती है। इस दौरान साइकिल के सभी पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में जिला उपायुक्त ने सभी कलाकारों को बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर उनकी सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में वकीलों ने अतीक अहमद को लेकर बयान दिया है। प्रयागराज में कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा दिए जाने को लेकर फरीदाबाद बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकीलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस मामले में अतीक को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान LN पराशर ने कहा कि अतीक पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में ऐसे अपराधी को मौत की सजा देना ही बनता है, जिससे कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। उनका कहना था कि अब इस केस में आगे अपील होगी और वह चाहते हैं कि इस केस में उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर ऐसे अपराधियों की मदद तो राजनीतिक तौर पर होती जा रही है तो समाज के लोग और वकील कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से और भी सख्त सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए, तभी समाज और वकीलों को शांति मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे आदमी को मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए जी। इसमें 364 में डेथ इम्प्रिजमेंट है, डेथ इम्प्रिजमेंट मिलनी चाहिए इसे, क्योंकि आगे को जो क्राइम करे वो 4 बार सोचे। और इसके खिलाफ तो वैसे ही सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आदमी के खिलाफ तो सख्त से सख्त और ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन होनी चाहिए। तो या ठीक हुई है, लेकिन ये समझ में नहीं आता जिसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए या कम से कम उम्र कैद जो है ना टिल डेथ होनी चाहिए थी। इससे समाज के अंदर एक संदेश जाएगा, कम से कम वकीलों का उत्साह बढ़ेगा, समाज का उत्साह बढ़ेगा। वरना इसने इस प्रकार का आतंक मचाया हुआ था। अपनी इतनी करोड़ों की हर महीने की कमाई, लोगों को जीना नहीं देना, लोगों को परेशान करना। और इसके साथ साथ न्यायपालिका को एक और करना चाहिए था कि जो इसके जो हिमायती हैं, जब पॉलिटिकल हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं, उनको वो भी इस कटघरे में खड़ा करके उन लोगों को भी सजाएं देनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के आतंकवादी, इस प्रकार के आपराधिक तत्व को कोई संज्ञान में लेके इस प्रकार की कोई सहायता ना कर सके। और अगर पॉलिटिशियन से पॉलिटिकली इनकी सहायता करते रहे तो आम समाज या वकील जो हैं कहाँ जाएंगे। और वकीलों के ऊपर इस प्रकार के आपराधिक मामले ये करके, उनकी हत्याएँ करके, क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि वकीलों की हत्या करके मेरे खिलाफ कोई भी वकील कोर्ट में खड़ा ना हो सके। तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक कार खंभे से टकराई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई है, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक तेज रफ्तार कार में अचानक आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई है, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना बल्लभगढ़ मलराना रोड सैनिक फार्म के हाउस सामने की बताई जा रही है, जहां देर रात कार बिजली के खंभे से
टकरा गई, जिसके बाद खंभे से टकराने के बाद कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी कार जलकर खाक हो गई। हादसे के समय कार के अंदर 3 युवक मौजूद थे, जहां कार में आग लगने के वक्त एक युवक की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को गाड़ी से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवकों का उपचार किया जा रहा है। दोनों खम्भों में टक्कर मारी है। टक्कर मार के हमने जैसे ही आवाज आई एक लड़के की, उसमें से अंदर से 3 लड़के इसमें थे, उन तीनों को फिर शीशा तोड़ के निकाला है। उसके बाद इसमें स्पार्किंग हुई है, स्पार्किंग के बाद इसमें आग लगी, उसके बाद पुलिस आई है। 3 आदमी थे। अब कैसी हालत है उसकी? हालत के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, कैसी है कैसी नहीं है, पर एक तो यहीं मौके पे खत्म हो गया था। अच्छा, 2 जिंदे थे उस टाइम। रात 11:30 बजे? हाँ, 11:15 साढ़े 11 के बीच की घटना है। तो पुलिस आज ही? हाँ, पुलिस इस टाइम मौजूद थी यहाँ पे, जिस टाइम गाड़ी में आग लगी है। और पुलिस पे फोन करा तो पुलिस आ गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जांजगीर चांपा की, जहां ऐप के थ्रू सट्टेबाजी का काम किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा में जुली में ऐप से सट्टा खिलवाने के मामले में लगातार सामने आ रहने के बाद पुलिस ने इस पर तेजी से कार्रवाई की है। बता दें कि महादेवा ऐप में सट्टा खिलवाने के नाम पर नया खाता खुलवाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला नवागढ़ थाना इलाके का है, जहां अभिषेक कुमार पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि दुगने पैसे का लालच देकर महादेवा सट्टा ऐप्स में उनसे 5,000 रुपये जमा कराए थे और उनसे धोखाधड़ी का उन्हें शिकार बनाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी चिरंजीवी केसरवानी उर्फ चिंकी समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां केसरवानी निवासी शिव नारायण को और उनके पूरी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस मामले में पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। एक साल से छोड़ चुका हूँ। क्या कर रहे थे कुछ बता? अकाउंट सेलिंग कर रहा था। अपना अकाउंट दे दिया था उनको चलाने के लिए। बाकी महादेव ऐप का काम नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अकाउंट दिया था, मेरे से यही गलती हुई थी। और खुलवाए थे किसी से? अपना अकाउंट दे दिया था। और ये बाकी लोग साथी हैं आपके? कौन? नहीं है, इनको नहीं जानता हूँ मैं, इनको अलग अलग जगह से लाया। प्रार्थी अभिषेक कुमार पटेल ने थाना नवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपीगण इसको बैंक में एक अच्छी स्कीम आई है, जिसमें अभी खाता खुलवाओगे और 5,000 रुपया प्रारंभिक रूप से देना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीने के बाद करीबन 25,000 रुपया मिलेगा, यह कहते हुए लालच दिए प्रार्थी को। इस पर से प्रार्थी उनके झांसे में आ गया और उनको 5,000 रुपया दे दिया गया। बाद में आरोपियों के द्वारा न तो प्रार्थी को पैसा वापस किया गया, न तो उनको बैंक संबंधी पासबुक और अन्य दस्तावेज भी दिए गए। इस पर से प्रार्थी को बाद में पता चला कि उसके खाता का दुरुपयोग किया जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप में पैसा ट्रांजैक्शन करने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां 29 साल बाद भगवान रिहा हुए हैं। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाने में 29 साल से कैद हनुमान जी और कृष्ण रामानुज स्वामी की मंगलवार को रिहाई हो गई है। इसे लेकर ग्रामीण और हनुमान भक्तों में खुशी छा गई है। दरअसल आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सत्येंद्र सिंह की ओर से रिहाई का आदेश मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद मंगलवार की शाम थाने में मालखाने में कैद अष्ट धातु निर्मित भगवान हनुमान की कीमती मूर्तियों को निकाला गया। हनुमान और श्री रामानुज स्वामी को गंगा जल से स्नान कराया गया और नए वस्त्र के साथ थाने से विदाई कराई गई। दरअसल पूजा अर्चना के बाद गाजे बाजे के बीच गाए जयकारे के साथ दोनों मूर्तियों को गुंडी गांव स्थित ऐतिहासिक श्री रंगनाथ मंदिर लाया गया, जहां मंदिर लाने से पहले कृष्णगढ़ थाना परिसर में हनुमान जी और श्री रामानुज स्वामी को आसन पर विराजमान कर थाना अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह और श्रद्धालुओं की ओर से फूल माला चढ़ाई गई और उसके बाद आरती पूजन कर थाने से श्रद्धापूर्वक विदाई की गई। बता दें कि ये मामला 1994 के जून महीने का है, जहां कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव में स्थित श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर से
चोरों ने इन कीमती मूर्तियों को चुरा लिया था। करीब एक हफ्ते बाद पुलिस ने इस मूर्ति को गौसगंज के पास स्थित एक बगीचे कुएं से बरामद किया था। उस समय कीमती मूर्तियों की जमानत के लिए कोर्ट की ओर से 42 लाख रुपए की जमानतदार की मांग की गई थी। तब इतनी राशि का जमानतदार नहीं मिलने से मूर्तियां कृष्णगढ़ के थाने के मालखाने में पड़ी रहीं और अब 29 साल बाद भगवान हनुमान की रिहाई हुई है। कि मीठा का स्वाद कैसा हुआ। यहाँ कौन ऐसा इंसान है जिसको हृदय से आह्लादित महसूस नहीं हो रहा है। हृदय से सब खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, जिसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। आज हमारे गांव में इतना खुशी का माहौल है कि माने इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे गांव के नवयुवक लोग आज मंगलवार रामनवमी का दिन और उसमें हमारे हनुमान जी आ गए हैं 32 वर्ष से भुलाए हुए। तो हमारे गांव का कितना खुशी है और कितना कल्याण की काम है, ये तो भगवान खुद स्वयं ही आ गए। तो अब क्या कहना है। रिहाई करने में कितनी कठिनाई हुई? बहुत सी कठिनाई करनी पड़ी। तो वही मंदिर में स्थापित होंगे? जी, उसी मंदिर में स्थापित होंगे। ऐसा मंदिर कहाँ है? पूरा दक्षिण बिहार का मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा मंदिर है कहाँ? पूरे गांव में भ्रमण किया जाएगा? पूरा पंचायत को भ्रमण किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से? सुरक्षा की दृष्टि के लिए बड़ा बाबू से बात किया गया है कि वहाँ पर सब व्यवस्था किया जाए। जब तक वहाँ पर हम लोग भी अपना टीम बनाकर वहाँ व्यवस्था करेंगे। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।